आप सभी को मेरा नमस्कार। नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। कहानी। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातनदीन डिपार्टमेंट में M0D0 साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की अंगुलियों के नहीं है, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद के अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। ये बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट के हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारे पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजिए जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृहमंत्री ने सचिव से कहा किसी I0G0 को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, I0G0 नहीं भेजा जा सकता है, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, I0G0 के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर को भेज। सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन लो लेने के लिए पृथ्वी यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि P0M0 प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रविसी नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला जी पैक्सा। F0I0R0 रख दी है जी पैक्सा। और रोजनामचे का नमूना जी पैक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवालदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी के वक्त अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पैक्सा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पैक्सा, मैं अपने मकान पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। गाड़ी में बत्ती ठीक है? जी ठीक है। मातादीन ने कहा सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालाक ने कहा हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवालदार रामसजीवन भागता हुआ आया। बोला पैक्सा, S0P0 साहब के घर में से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। मातादीन खुश हुए, बोले कह देना बाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला।
पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता। चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है। मातादीन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रॉब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे, लिहाजा मातादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। मातादीन को वे लीग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने I0G0 से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है। I0G0 ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मातादीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबेडिक्सन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी थी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी, अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ। उस पर से मूर्तियां बनवाए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाए। थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। मातादीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिससे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है? आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसीलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाह फौरन घटाए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम ही क्यों करेंगे? मातादीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री की तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने मातादीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ। आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? मातादीन ने समझाया, बात मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपयों में सिपाही बच्चों को नहीं पाल सकता। 200 इंस्पेक्टर ठाठ बाट नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई।
लोग मातादीन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजारा करते रहते। सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट बनाने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना। मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ। आप लोग सीखिए, ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला, किसी के कपड़ों पर या और कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए थे। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है। उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। मातादीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मातादीन ने कहा, वो सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े के जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है। मातादीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया, देखो, आदमी मारा गया है तो ये पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है, किसको सजा होगी? पुलिस के लिए ये सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही। मारने वाला को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, ये पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन सब बातों से होगा। 1. क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? 2. क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? मातादीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध कतरा है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। मातादीन ने टेबल ठोंककर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। मातादीन ने समझाया, देखो, मैं समझा चुका हूं कि उसी ईश्वर का अंश है।
सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो F0I0R0। मातादीन जी ने F0I0R0 भरवा दी। वक्त जरूरत के लिए जगह खाली छोड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं, उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। मातादीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें? ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे S0P0 के पास जाएंगे। मातादीन बोले, S0P0 भी कह दें कि ऊपर से हो रहा है, तब वे I0 पास शिकायत करेंगे। I0G0 भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है, तब वे लोग मंत्री के पास जाएंगे। पुलिस मंत्री भी कहेंगे, मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कहें कि मैं जानता हूं, वह निर्देश है, पर यह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे? मातादीन ने कहा, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। भगवान के पास न, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है? कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। मातादीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। मातादीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल, चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे? जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, तो गवाह कोई कैसे होगा? मातादीन ने सर ठोंक लिया, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। झल्लाकर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं, जानते हो? चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? मातादीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे, चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे है, जिससे जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले से पहुंच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुलाओ, जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों या जुआ खिलाते हों या शराब उतारते हों। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर मातादीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लीगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। मातादीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। मातादीन जानते थे ये पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे, यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसा उटपटांग बात कहता है। वे हंसने लगे। मातादीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोल, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? मातादीन ने गुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा, सो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है।
तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबराकर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। मातादीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। मातादीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश आया तो मातादीन के चरणों पर गिर पड़ा। मातादीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांवों से लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। मातादीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। F0Y0R0 बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोजनामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया। एक दिन मातादीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जिप पर बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृहमंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए, कोई नहीं बचाता। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने मातादीन को बुलाया। मातादीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा, ये कई रात सोए नहीं हैं। रूना से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, मातादीन, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। मातादीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाए, तिबल ले जाइए। मातादीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन मातादीन को वापस लौटने के लिए अपने I0G0 का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने S0P0 साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा हो गया कि मातादीन जी को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर मातादीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके मातादीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है,
उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। मातादीन जी ने हमारी आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लिया जाए। धन्यवाद। आगे की कहानियों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।